नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के स्कूल्स के दोबारा खोले जाने को लेकर एक ख़बर। स्कूल्स के दोबारा खुलने के ऐलान के साथ ही बाज़ारों में किताबों, कॉपियों और स्कूल के बच्चों से जुड़ी अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानात पर रौनकें दोबारा लौट आई हैं। कोरोना की वजह से रियासत के स्कूलों को बंद कर दिया गया था और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी। ताहम हाल ही में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दोबारा तालीमी स्कूल खोल देने का ऐलान किया। 1 सितंबर से रियासत के KG ता PG तमाम स्कूल खुलने वाले हैं, जिसके साथ ही तुलबा और औलिया तुलबा तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। किताबों, कॉपियों, बैग्स और स्टेशनरी की दुकानात पर हुजूम देखा जा रहा है। इसके अलावा यूनिफॉर्म, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल्स, पेन, पेंसिल, कंपास वगैरह की ख़रीदारी भी की जा रही है। चूँकि बच्चों के लिए ज़रूरी है, ऐसे बच्चे जिनके स्कूल घर से दूर हैं, उनके माँ बाप सवारी के इंतज़ाम के लिए साइकिल की ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं। दुकानात के मालिकीन का कहना है कि ख़ास तौर पर इंटर डिग्री इंजीनियरिंग के मटीरियल के लिए तुलबा की कसीर तादाद रुजू हो रही है। अंदाजे के मुताबिक कम से कम एक बच्चे के लिए किताबों, कॉपियों और दीगर अशिया के लिए 5,000 रुपये का खर्च आता है। पिछले साल से तकाबुल किया जाए तो इस साल स्टेशनरी शॉप्स वालों का गुज़िश्ता साल के मुकाबले 15 ता 20% कारोबार भी नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल स्कूल्स के सीज़न में 2 माह के अंदर करीब 300 करोड़ का कारोबार हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा कारोबार अभी तक ठप पड़ा था। स्टेशनरी शॉप्स के मालिकीन कारोबार ना होने की वजह से काफ़ी परेशान थे। रियासत में तालीमी साल के आगाज़ से कबल पेपर कंपनियों की जानिब से स्टॉक तैयार रखा जाता है। एजेंसियों की जानिब से इन कंपनियों को ऑर्डर के साथ एडवांस अदा किया जाता है। कंपनियों की जानिब से अक्टूबर या नवंबर में ही रियासत के अलावा महाराष्ट्र से पेपर की ख़रीदारी करते हुए नोटबुक्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाता है। तालीमी इदारों के दोबारा खोलने से मुतालिक कोई फ़ैसला सामने न आने की वजह से बनाया माल गोदामों में पड़ा रहा। ऐसे तमाम अफराद जिनका कारोबार स्कूल से जुड़ा है, वो तमाम परेशान थे। स्कूल में फ़िज़िकल क्लासेस ना होने की वजह से इसका असर तमाम कारोबारों की तरह स्टेशनरियों और किताबें व कॉपियाँ तैयार करने वाली कंपनियों के साथ साथ दुकानदारों पर भी पड़ा। इससे हटकर बात करें तो कई स्कूल्स के बंद हो जाने पर या फिर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से करीब 2 लाख टीचर्स सड़क पर आ गए थे। घरों के किराए के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अशिया ज़रूरिया की ख़रीदी के लिए रकम ना होने की वजह से वो कर्ज के दलदल में फंस गए। कई टीचर्स अपनी 2 व्हीलर्स, टेलीविज़न, लैपटॉप और दीगर घरेलू अशिया फ़रोख्त कर चुके हैं और बाज़ ने अपनी बीवियों के जेवर फ़रोख्त कर दिए हैं या फिर रहन रख दिए हैं। करीब 80% खानगी टीचर्स का यही हाल है। बाज़ टीचर्स चाय फ़रोख्त कर रहे हैं तो कोई तरकारी फ़रोख्त करने पर मजबूर है, और कुछ टीचर्स जो काम मिला वो काम करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। भारत देखो नामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हाल ही में खानगी बजट स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले टीचर्स की हालत ज़ार पर किए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इस तंजीम ने नवंबर से जनवरी तक शहर के 30 बजट खानगी स्कूल के टीचर्स से ऑनलाइन रब्ता कायम करते हुए सर्वे करवाया था। इस सर्वे में इन बातों का अहाता किया गया कि लॉकडाउन में खानगी टीचर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना था, उस वक्त उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। इस सर्वे में 220 खानगी टीचर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें 78.6% ख़वातीन टीचर्स हैं और 21.4% मर्द टीचर्स शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 90% टीचर्स मुलाजमत से महरूम हो गए हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा किराए के मकानात में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत गिर सतह पर खानगी स्कूलों में करीब 2.5 लाख टीचर्स खिदमत अंजाम देते हैं। इनमें से 2 लाख टीचर्स लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए। अगर हम ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो खानगी स्कूल्स में उनकी तादाद 4,000 से ज़ायद है, जहाँ 70,000 टीचर्स खिदमत अंजाम दिया करते थे। उनमें से 50,000 टीचर्स की जॉब जा चुकी है। जहाँ एक तरफ स्कूल्स की किताबें, कॉपियाँ या बच्चों के लिए दरकार स्कूलों की अशिया फ़रोख्त करने की दुकानात पर हुजूम नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब बच्चों को स्कूल्स ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर्स भी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद होने के बाद उनका कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो गया था। हम आपको बता दें कि साबिक़ में भी कोरोना के केसेस में कमी के बाद हुकूमत ने स्कूल खोलने का ऐलान किया था। इसके बाद जैसे ही केसेस में इजाफा हुआ, तालीमी इदारे फिर बंद कर दिए गए। हालांकि हुकूमत की जानिब से स्कूल्स खोलने के ऐलान से स्कूल इंतज़ामिया और खानगी टीचर्स ने राहत की सांस ली है, लेकिन कई वालिदैन बच्चों को स्कूल रवाना करने के मामले में पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं। अक्सरियत बच्चों को स्कूल भिजवाने के हक़ में नज़र नहीं आती, लेकिन बहालत मजबूरी ही सही उन्हें बच्चों को स्कूल भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस के आगाज़ के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी।
ऐसे में माँ बाप के सामने बच्चों को स्कूल भिजवाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। स्कूल के आगाज़ की इत्तला खासतौर पर खानगी स्कूल के इंतज़ामिया के लिए राहत का सामान हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल मुमकिन है। पेरेंट्स इस बात को लेकर फिक्रमंद है और तजब्जुब का शिकार है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भिजवाएं या नहीं। बच्चों के माँ बाप को जहां अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र सताई जा रही है, वहीं उनकी सेहत को लेकर भी वो मुतफक्किर है। बच्चे बच्चे होते हैं, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को किसी भी बात से रोका नहीं जा सकता। क्या ये बच्चे मास्क का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो अपने दोस्तों को देखकर ख़ुद को उनके करीब जाने या उन्हें अपने करीब आने से रोक पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो वालिदैन के जहनों में उभर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से महफूज रहने के लिए जो बुनियादी बातें बताई जा रही हैं उनमें समाजी फासले की बरकरारी इंतहाई अहम है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्कूल कैसे काम करेंगे। अब ये हुकूमत और स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में है कि वो बच्चों को आलमी वबा से महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम करते हैं, क्योंकि अगर स्कूल्स में कोरोना के केसेस सामने आते हैं तो स्कूल्स बंद करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट्स को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों पर तवज्जो दें। अब बात अफ़गानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल के हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात को हुए धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 169 हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए हैं, वहीं 1277 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इधर अफ़गानिस्तान में फ़िदायीन हमलों से ज़्यादा लोगों में तालिबान का खौफ नज़र आ रहा है। दरअसल जुमेरात की शाम 6 बजे हुए सिलसिलावार बम धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट से लगे नाले में लाशें बिछी थीं। ज़ख्मी इलाज के लिए पानी में पड़े तड़प रहे थे, लेकिन आज उसी नाले की तस्वीर कुछ और थी। यहाँ लोगों का फिर से हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग तालिबान से इतना ज़्यादा खौफजदा हैं कि वो किसी भी हाल में मुल्क छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें ना ब्लास्ट की फ़िक्र है और ना ही अपनी जान की। लोग जुमे के रोज़ भी हज़ारों की तादाद में नाले के ऊपर और नाले के अंदर खड़े होकर किसी भी तरह अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में लगे हुए हैं, ताकि तालिबानी हुकूमत के साए से दूर जा सके। इस हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम आईसिस के खुरासान ग्रुप ने ली है और कुछ रिपोर्ट्स में आया है कि इस ग्रुप का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो हमेशा दहशतगर्दों की तायद करता आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर जुमेरात की शाम दहशतगर्द तंजीम आईसिस के खुरासान ग्रुप के हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और 95 अफ़गानी मारे गए हैं और इनमें से कई लोगों का ताल्लुक, करीब 28 का ताल्लुक तालिबान से था। काबुल में हमला करने वाले दहशतगर्दों को अमरीकी सदर जो बाइडन ने कड़ा इंतबाह दिया है, वार्निंग दी है। बाइडन ने कहा कि हमलावर सुन ले, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम इस हमले को नहीं भूलेंगे, हम बदला लेंगे और तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बाइडन ने कहा कि हमें आईसिस के उन कायदीन के बारे में पता है जिन्होंने काबुल में हमले का हुक्म दिया था। हम बिना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकालने के रास्ते खोज लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। बाइडन ने अमरीकी फ़ौज से कहा कि आईसिस के पर हमले का प्लान बनाएं, हम सही वक्त और सही जगह पर करारा जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने यह भी साफ किया कि काबुल से अमरीकियों और अफ़गानियों का निकालने का मिशन जारी रहेगा। हम दहशतगर्दों से डरेंगे नहीं और ना ही उन्हें अपने मिशन रोकने देंगे। ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा फ़ौजी अफ़गानिस्तान भेजे जाएंगे। काबुल हमले में मारे गए अपने फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हमने उन लोगों को खोया है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सिक्योरिटी के लिए लड़े। उन्होंने अमेरिका के साथ साथ दूसरों की खिदमत भी की। कभी भी उन्हें उनकी खिदमत को अमेरिका और अमेरिका की आवाम भुला नहीं सकती। Terrorist attack that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K, took the lives of American service members standing guard at the airport and wounded several others seriously. He had also wounded a number of civilians, and civilians were killed as well. I've been engaged all day in constant contact with the military commanders here in Washington, the Pentagon,
as well as in Afghanistan and Doha. And my commanders here in Washington in the field have been on this with great detail, and you've had a chance to speak to some so far. The situation on the ground is still evolving, and I'm constantly being updated. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission. तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद मुल्क से भाग रहे हज़ारों मायूस अफराद को निशाना बनाकर किए गए 2 खुदकश बम धमाकों में 169 लोग हलाक होने के एक दिन बाद दारुल हुकूमत काबुल से इनखला की परवाज़ें जुमे के रोज़ दोबारा शुरू हुई। अमेरिका का कहना है कि मुल्क की तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला की आखिरी तारीख से कबल मज़ीद हमले होने मुतवक्को हैं। तैयारों की काबुल से रवानगी और दुआओं की गूंज के दरमियान हवाई अड्डे के बाहर परेशान कुन हुजूम है। एयरपोर्ट से 500 मीटर के फासले पर हर एक जगह पर दर्जनों तालिबान अरकान भारी हथियारों से किसी को भी आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अफगान और अमरीकी हुक्काम ने बताया कि अगस्त 2011 के बाद से अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के लिए सबसे ख़तरनाक दिन में काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब जुमेरात को होने वाले बम धमाकों में कम से कम जो 13 अमरीकी हलाक हुए हैं। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर जुमे के रोज़ कहा कि असल हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि दूसरे लोगों ने जाए वक़ूफ़ से लाशें निकाल ली होंगी। कज़ाकिस्तान के जुनूबी ज़म्बेल इलाके में बारूद के गोदाम में होने वाले सिलसिलावार धमाकों में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमेरात को फ़ौज के गोदाम में धमाका हो गया। गोला बारूद और इंजीनियरिंग का सामान गोदाम में महफूज था। एक के बाद एक लगातार 10 धमाके हुए, जिनमें 9 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 28 दीगर अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। फायर ब्रिगेड के सरबराह एकरन नादर बेकोफ भी मरने वालों में शामिल थे। वाक़े के बाद करीबी बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कज़ाकिस्तान के वज़ीर दिफा नूरलान आर्मेक बायफ ने कहा कि हम धमाके की मुख्तलिफ वजूहात को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी सिस्टम में नाकामी या अचानक फायरिंग या कीमियाई रद्द-ए-अमल हो सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की एक केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मज़ीद मज़दूरों की फैक्ट्री में फंसे होने का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि यह आतिशज़दगी का संगीन वाक़या है, जिसमें आग ने फैक्ट्री के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। 15 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया और अब इमारत की कूलिंग का अमल जारी है। SSP कोरंगी शाह जहाँ ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि इस वक्त 16 लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा मौजूद है। उनका कहना था कि फैक्ट्री की इमारत को ग्रिल लगी हुई है, रास्ता नहीं था, आग ऊपर की मंजिल पर लगी हुई थी। इसकी खिड़कियों को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिस वजह से थोड़ा वक्त लगा, ताहम तमाम इदारे तक पहुँच गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जानिब से जुनूबी गाज़ा की पट्टी पर इसराइली सरहद के करीब मुजाहरा किया गया और इसराइल से नाकाबंदी में नरमी का मुतालबा किया गया। इसी तरह का एहतजाज चंद रोज़ कबल भी किया गया था, जो इसराइली फ़ौज से जानलेवा तसादुम पर इख्तिताम पजीर हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने हुजूम को सरहदी दीवार के करीब जाने से रोक दिया, जिसके बाद मुजाहरा गुज़िश्ता हफ्ते के बरक्स तसादुम के बगैर ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ौज, जिसने मुजाहरे से कबल अपनी फोर्सेस में इजाफा कर दिया था, उसका कहना था कि उसने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और महदूद आतिशज़दा गोलों का इस्तेमाल किया। फ़लस्तीनी हुक्काम सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ताहम ज़ख्मियों की नौयत के बारे में फ़ौरी तौर पर तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। हमास के अलक्सा टीवी में हुजूम को सरहद के करीब बढ़ते हुए दिखाया गया, फिर वो इसराइली फ़ौजी गाड़ी आने पर वापस भाग गए, जबकि इस दौरान हवा में आंसू गैस भी देखी गई। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उन्होंने .22 कैलिबर की गन फायर का इस्तेमाल किया, जो एक ताकतवर आतिशी असलहे के मुकाबले कम मुहलिक है, लेकिन फिर भी ये जानलेवा हो सकता है। एहतजाज के दौरान
सैकड़ों मुजाहिरीन सरहद की तरफ बढ़े, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। असम के दीमा हसाओ जिले में दियुंगबरा के करीब जुमेरात की रात मुश्तबा दहशतगर्दों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी से पहले मुश्तबा दहशतगर्दों ने कई राउंड फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 5 लाशें बरामद की हैं। ये वाकया दारुल हुकूमत गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। असम पुलिस ने कहा कि इस वाकये के पीछे दहशतगर्द तंजीम दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA का हाथ हो सकता है। जिले के SP ने कहा कि इस वाकये के बाद इलाके में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए आसाम राइफल्स की मदद ली जा रही है। कुछ दिनों पहले ही आसाम और मिजोरम के बीच सरहद तनाज़े में 5 पुलिस एहलकार समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों रियासतों की पुलिस और शहरियों के बीच झड़पें भी हुई थी। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली। मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच फायरिंग भी हुई। तशद्दुद के बाद तनाव के बीच आसाम और मिजोरम के बीच मुतनाज़िया बॉर्डर पर CRPF की तैनाती करनी पड़ी। इससे पहले मई में असम राइफल्स और रियासती पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर DNLA के 7 दहशतगर्दों को मार गिराया था। मुठभेड़ नागालैंड की सरहद से जुड़े वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवारा में करीब 2 हफ्ते कबल एक CRPF कैंप पर होने वाले ग्रेनेड हमले में मुबैना तौर पर मुलविस 3 जंगजू आनतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस अहदेदार ने जुमे के रोज़ बताया कि ज़िले कुपवारा के लिंगेट इलाके में 16 अगस्त को एक CRPF कैंप पर होने वाले ग्रेनेड हमले की तहकीकात के दौरान पुलिस को इस हमले में मुलविस एक मुलजिम के बारे में इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि मौसूला इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और फौज के 30 RR की एक मुश्तरका टीम ने गुज़िश्ता शाम लिंगेट के शतपुर महल्ले को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान अशफाक अहमद डार नामी एक जंगजू आनतकार को कुछ असलाह व गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की दिफाई सनत की तरफ से टेक्नोलॉजी के मैदान में की जाने वाली इख्तराअत को सराहा और कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क का दिफाई शोबे में खुद कफील बनने का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। जुमे को पुणे में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कैंपस में बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे अभी आप लोगों के बनाए हुए कुछ सिस्टम और मसनूआत देखने का मौका मिला। उन्हें देखकर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। साल में भी खेल के रूप में युद्ध विद्याएं छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, जिससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में निशानेबाजी, तलवार, भाले और वेट लिफ्टिंग, चेस जैसे भी खेल हुआ करते थे। यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, नालंदा और तक्षशिला में बाकायदा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती थी। विदेशों से भी लोग नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। जहां हम आज हैं, इसका इतिहास देखिए। यानी महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यह खेल ही था जिसने शिवा नामक बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। और गुरु स्वामी रामदास जी और दादाजी कोंडदेव और माता जीजाबाई ने बचपन से ही खेल खेल में ऐसी शिक्षा दी जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी को एक राष्ट्र नायक बना दिया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के जीवन में भी खेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि एक सैनिक में सच्चा खिलाड़ी और सच्चे खिलाड़ी में एक सैनिक हमेशा मौजूद रहता है। भारतीय सेना बखूबी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मेजर ध्यानचंद, कैप्टन मिल्खा सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि रियासत में जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रियासत की योगी आदित्यनाथ सरकार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि रियासत में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद की शराब की वजह से मौत हो गई है और कई घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया खामोश है। माफिया सहाफ़ियों और पुलिस पर हमले कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि आगरा में जहरीली शराब से 13 अमवात हुई। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से तकरीबन 200 अमवात हुई है। यूपी में शराब माफिया खुलेआम धंधा कर रहे हैं, सहाफ़ी और पुलिस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी सरकार शराब माफिया पर इतनी मेहरबान क्यों है? छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला बदलेंगे या बघेल बने रहेंगे, इसे लेकर फैसला जल्द लिया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले कांग्रेस कायदीन का तांता लगा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ के 7 शहरों के मेयर और 6 डीसीसी प्रेसिडेंट्स निकले। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। रियासत के आधे से ज़्यादा कांग्रेस एमएलए दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में रुके हुए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले सीएम बघेल ने कहा था कि हुकूमत महफूज है, हमारे साथ 70 एमएलए हैं। पंजाब के कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट खड़का देंगे। सिर्फ वो बैठकर तमाशा देखने वाले लोगों में से नहीं है। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी बहस का बाजार गर्म है। वहीं इस पर रद्दअमल देते हुए पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू पंजाब में पार्टी के सदर हैं, उनके अलावा और कौन फैसला लेगा। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 225 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स जरा मिर्चा तो लैके, नमक तो लैके, पेट्रोल तो लैके, डीजल तो लैके, टूथपेस्ट तो लैके 50,000 करोड़ रुपया तुम दे रहे हो। 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है। जरा एक आम आदमी, जरा एक आम छोटा व्यापारी आज सरकार में पा रहे हैं। तो तुम सोचते हो कि 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना। मैं थोड़ा कहना, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बॉलीवुड के अदाकार और कोरोना वबा के दौरान अपनी बेलौस खिदमात के लिए मुल्क भर में तारीफें हासिल करने वाले सोनू सूद को दिल्ली हुकूमत के एक प्रोग्राम देश के मेंटर का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे के रोज़ सोनू सूद के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में जहां भी कोई शख्स मुसीबत में होता है, सोनू सूद उससे राब्ता करते हैं और उसकी मदद करते हैं। केजरीवाल ने सोनू सूद की अवामी खिदमात को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि सोनू सूद ने मुल्क के तमाम शहरियों को इसी तरह खिदमात अंजाम देने की तरगीब दी है। उन्होंने कहा कि यह अजूबा या करिश्मा है जो हुकूमत नहीं कर पा रही है, वो सोनू सूद कर रहे हैं। वज़ीर आला केजरीवाल ने मजीद कहा कि यह खुशी की बात है कि देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हो गए हैं। करके पूछते रहेंगे और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं। हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं है कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आई फील ब्लेस्ड कि आज अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद सर, विनीश सर एंड राघव भाई, दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना। सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम। अब बात कोरोना के केसेस की। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में
दुनिया भर में 14,60,345 नए केसेस दर्ज हुए और 22,823 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मजबूरी केसेस की तादाद 21,57,60,216 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 44,93,022 हो गई। दुनिया भर में अब भी 1,83,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार 2 दिन में कुछ बढ़ी है। बीते 24 घंटों में 44,543 नए मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 32,920 मरीज ठीक हुए और 493 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 11,125 का उछाल आया। फिलहाल 3,38,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुल्क में चारशंबे के रोज़ 46,280 केसेस आए थे। सबसे ज़्यादा केसेस केरल में आ रहे हैं। यहाँ बीते 2 दिन से 30,000 से ज़्यादा मुतासरीन मिल रहे हैं। अगर हम ये देखें कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, तो ये राज्य हमने हरे रंग से भारत के मानचित्र पर दिखाए हैं। और जहां 10,000 से कम केसेस हैं वो 31 राज्य हैं। There are 31 states in India which have less than 10,000 active cases each. और अगर ये देखें कि 10,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस वाले कितने राज्य हैं, तो ऐसे 4 राज्य हैं। और 1 लाख से अधिक एक्टिव केस वाले 1 राज्य हैं। उनके विस्तार से ब्यौरा भी हमने आपको दिया है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक। कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ जंग में टीकाकारी को सबसे बड़ा असलाह तस्वुर किया जा रहा है और कुछ ममालिक ने तेज़ रफ्तार टीकाकारी के जरिए 50% से ज़्यादा बाशिंदों को टीका लगा दिया है। लेकिन कुछ गरीब ममालिक ऐसे भी हैं जहां टीकाकारी का अमल इंतहाई सुस्त है। इस ताल्लुक से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्रमंदी का इजहार बहुत पहले ही कर चुका है और अमीर ममालिक से ये गुजारिश भी की है कि गरीब ममालिक की मदद करें। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में 5 बिलियन से भी ज़्यादा आबादी को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इस अमल में सबसे आगे यूएई है, जिसने अब तक कुल आबादी के 86% लोगों को टीका लगा दिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इनमें से 76% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी गई हैं। यही वजह है कि यूएई में समाजी और माशी सरगर्मियाँ तेज़ी से शुरू हो गई हैं। वैसे दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 50% लोगों को टीका लगा दिया है। इनमें सिंगापुर, अमेरिका, कतर, कनाडा, इटली, जर्मनी, बरतानिया, डेनमार्क, इसराइल, स्पेन, भूटान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह ममालिक शामिल हैं। हिंदुस्तान, रूस, पाकिस्तान, जापान, ब्राज़ील, चीन, तुर्की, पनामा, श्रीलंका जैसे ममालिक का शुमार उन ममालिक में होता है जहां टीकाकारी 50% के नीचे हुई है। इसके कई असबाब हैं, मसलन टीके की कमी, बड़ी आबादी, कमज़ोर निज़ाम सेहत वगैरह। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, पूरे मुल्क में टीकाकारी का अमल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हिंदुस्तान में कुल आबादी के 35% लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। हिंदुस्तान की भवानीबेन पटेल टोक्यो में जारी पैरा ओलंपिक गेम्स में टेबल टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साइबेरिया की बोरिस्लावा को लगातार 3 गेम्स में 11-5, 11-6, 11-7 से हराया। दूसरी जानिब हिंदुस्तान की सकीना खातून पावर लिफ्टिंग में मेडल से चूक गई और 5वें मकाम पर रही। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 55,862 पॉइंट और निफ्टी 16,642 पॉइंट पर खुला। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 16,722 का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं सेंसेक्स रिकॉर्ड लेवल से 10 पॉइंट नीचे कारोबार करता दिखा और आखिर में सेंसेक्स 176 पॉइंट चढ़कर 56,124 पर और निफ्टी 68 पॉइंट बढ़कर 16,705 पर बंद हुआ। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।